दस्तक। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में शुरुआत एक तस्वीर से, जो दो तस्वीरों की कहानी के जरिए एक मंत्री की कहानी कहती है। यह बिहार के मंत्री हैं, बिहार के हेल्थ मिनिस्टर तेज प्रताप जी। एक वक्त कृष्ण बने थे, दूसरे वक्त हलवाई की भूमिका में है। लेकिन इन रंगों पे ना जाइए, क्योंकि लोकतंत्र के रंग का मिजाज इस दौर में लगता कुछ ऐसा है कि राग लोकतंत्र का जरूर है, लेकिन सत्ता जनता से दूर है। और सत्ता 1-2 का 4 कैसे करना चाहती है और इसके जरिए जोड़ियां बनाती हैं। ये जोड़ी हो सकता है आपको सिर्फ मौजूदा वक्त में अखिलेश और राहुल में दिखाई दे, लेकिन घूमते चलिए, देखते चलिए, हर जगह जोड़ियां ही तैनात हैं। चाहे वो अमित शाह और मोदी की हो, चाहे एक वक्त नीतीश और लालू की हो, चाहे बादल की हो, बेटे भी और पिता भी। हर जगहों पर इस तरीके से जोड़ियां काम कर रही है। लेकिन सवाल उठा है लोकतंत्र का और लोकतंत्र के जरिए सत्ता की परिभाषा का। तो आइए शुरुआत आज उसी से करते हैं। आगरा में राहुल अखिलेश की जोड़ी, मेरठ की सड़क पर अमित शाह गलत नीतियों और एटा में मायावती। शैली के बारे में तो मौका चुनाव का है तो हर रंग अच्छा लग सकता है, क्योंकि लोकतंत्र का राग तो यही है। लेकिन क्या वाकई लोकतंत्र का यह हंगामा जनता से जुड़ा है, या फिर चुनाव हर किसी को बराबरी का मौका भी देता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि संविधान में तो वोटरों को भी बराबर माना गया और चुनाव लड़ने के लिए हर किसी के लिए जमीन एक सी होनी चाहिए, इसे भी कहा गया। यानी हर उम्मीदवार के लिए बराबर का मौका होना चाहिए। और इसी के लिए 1951 में जब चुनाव आयोग बना तो देश का पहला चुनाव 6 महीने तक चला, जिससे हर उम्मीदवार अपने वोटर तक पहुंच सके। लेकिन अब चुनाव लड़ने में असमानता है, तो फिर लोकतंत्र है कहां? क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा फंड है वो प्रचार के 20 दिनों में ही हर इलाके में पहुंच सकता है। जिसके पास कुछ भी नहीं, वो पर्चा भरने से आगे सोच नहीं सकता। मसलन इन दो तस्वीरों को ही देख ले। एक तस्वीर में राहुल और अखिलेश के लिए सुविधाओं और सुरक्षा का लाव लश्कर है। ब्लैक कैट कमांडो से लेकर समूची यूपी पुलिस बिखरी पड़ी है। और दूसरी तरफ 92 बरस की जलोदेवी आगरा के खैरगढ़ से पर्चा भरने के बाद कैसे अपने इलाके में घूमेंगी, ये कोई नहीं जानता। ना पैसा है और ना ही चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए इतना वक्त दिया। वैसे नहीं रुकेंगे तो दंडाते रुकेंगे, जाते रुकेंगे। तो जब बराबरी का मौका उम्मीदवार तक के लिए नहीं, जब फंड चुनाव जीतने के लिए महत्वपूर्ण हो चले हैं, और तब वोटर भी लोकतंत्र के महापर्व में कैसे एक समान होंगे? यानी चुनाव के जरिए लोकतंत्र की जिस अभिव्यक्ति का जिक्र संविधान में है, अगर उससे हर सत्ता अपनी सुविधा अनुसार परिभाषित करेगी तो फिर लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके के 3 चेहरे दिखाई देंगे, जो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये चेहरे सक्षम हैं, ताकतवर हैं। यानी राजनीति का अंदाज सब कुछ पाने और समेटने की सत्ता से जा जुड़ा है। और सक्षम होने का मतलब कैसे राजनीति में गैर कानूनी तरीके से फंडिंग और उम्मीदवारों के अपराधीकरण से जा जुड़ा है। आइए जरा अगली रिपोर्ट में यह भी समझ लें। और हालात क्या इस रिपोर्ट पर आए, लेकिन जिक्र 1-2 का 4 का है तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली के पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर विश्वबंधु गुप्ता से जब हमारे संवाददाता ने बात की और जानना चाहा कि जो फंड के तरीके हैं, क्या यह कानूनी तौर पर भी जायज है, सुनिए उनका क्या कहना है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई आदमी पहले 20,000 भी नहीं दे सकता था, और आज की तारीख में बजट में 2,000 रुपए वो भी नहीं दे सकता है। और अगर आप मेरे से ये कहें कि क्या इससे कम ले सकता है, वो भी नहीं ले सकता। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप जब कैश लेते हैं किसी ऐसे आदमी से जिसके बारे में मालूम नहीं है, तो आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं। आपको पैसा इसलिए दे रहा है कि उससे उसका आपसे काम निकल सकता है, आप उस व्यक्ति से पैसा नहीं ले सकते। जो श्री हमारे वित्त मंत्री जी ने कल कहा कि बॉन्ड ले लेंगे, वो करें, वो सब बकवास है। वो इसलिए है कि वोटर के अलावा
और वोटर वो भी जो अपना मीन्स दिखाए, जैसे आपने पूछा कि मेरे पास ये एक्चुअली पैसे थे, उसके अलावा इलेक्शन के अंदर कोई बिजनेसमैन, कोई भी किसी, चाहे इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाए चाहे ना बनाए, कानूनन और संविधान के इसके अंदर बिल्कुल गैर वाजिब है और कैन नॉट बी परमिटेड। अमरदीप कुमार हमारे संवाददाता वो पहुंचे थे बात करने के लिए। ये एक स्थिति है, अपने तरीके से व्याख्या कीजिए और लोकतंत्र का राग गालिए। चलिए हम आपको यहां से लिए चलते हैं। कल वोटिंग होनी है पंजाब और गोवा में, और पंजाब में कौन से उम्मीदवारों को चुनना है? वो क्या करोड़पति हैं, क्या वाकई अपराधी या कहें दागदार है? जरा यह भी देख लीजिए। अजे 10 मिनट बह जाओ, जिन्होंने मिल के जाने आप समान लियो, ठेके बंद हो जाने। चलो मेरा वीर, चलो ले लो समान अपना। यह पंजाब में वोट डालने से पहले की कई रातों का सच है, जहां रात के अंधेरे में शराब की पर्ची थमा दी जाती है और शहर के एक किनारे कोई बड़ा ठेका होता है और वहां से उस पर्ची को दिखाने पर शराब मिल जाती है। और नशे का कारोबार पंजाब में चलता है, इसीलिए याद कीजिए एक फिल्म भी बन गई। अंदर दा कुत्ता अज कड़िए, पाउडर की लाइन का रखेगा कौन हिसाब, हा उड़दा पंजाब। और राजनीतिक दलों ने उड़ता पंजाब को पंजाब का सच भी कहा और फिल्म ने करोड़ों कमा भी लिए। और इन सब के बीच ये चुनाव से पहले कि ये रातों का जो सच है जिसमें शराब से वोट मिल सकते हैं, इसे राजनीतिक दल अब भी मानते हैं। तो 3 सवाल आपके जहन में उठेंगे। शराब के लिए फंड कौन देता है? क्या कानून का कोई डर होता नहीं है? और अपराधी होकर राजनीति की जा सकती है? तो पंजाब के प्रचार में 1000 करोड़ का खेल जब चुनाव प्रचार थमने के बाद और वोट डालने के बीच हो सकता है, तो फिर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट तो बहुत साफ बतला देती है, हर राजनीतिक दल में अपराधी उम्मीदवार हैं। 52 के खिलाफ तो हत्या, अपहरण और रेप के मामले तक दर्ज हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ चुने जाएंगे। वो नुमाइंदगी करते नजर आएंगे, विधानसभा के भीतर बैठेंगे। और पंजाब में चाहे 53 लाख बीपीएल परिवार हो, लेकिन औसतन हर उम्मीदवार करोड़पति है। यानी लोकतंत्र के नाम पर चुनावी वेला ही सबसे खौफनाक होती है, क्योंकि नेताओं का कोई सिरा जनता से नहीं जुड़ता, बल्कि जनता से कटकर जनता को सपना दिखाना तो दूर, डराते हुए इस बात का एहसास कराता है कि लोकतंत्र है, वोट डाल दो और वोट डालने के बाद हमें चुन लो और लोकतांत्रिक तमगा हमें ही दे दो। मसलन कांग्रेस के 12 उम्मीदवार दागी हैं, आम आदमी पार्टी के 11 उम्मीदवार दागी हैं, अकाली के भी 11 उम्मीदवार दागी हैं, बीजेपी के भी 9 उम्मीदवार दागी हैं और ऐसे दागियों की फेरिस्त और ज्यादा है। यानी पार्टी कोई हो, दागी उम्मीदवारों को टिकट देने में किसी को कोई परहेज नहीं। लेकिन बात सिर्फ दागदार छवि भर की नहीं, रईसी का भी सवाल है। और एडीआर की रिपोर्ट जो कहती है वो आपके स्क्रीन पर है। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की जेब भरी हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 12 करोड़ 38 लाख है, तो अकाली दल के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 9 करोड़ 26 लाख और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 6 करोड़ 24 लाख और बीजेपी की 6 करोड़ 24 लाख। यानी शराब बांटना, कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करना, प्रचार में करोड़ों फूकना मुमकिन, या कहें मुमकिन तभी है जब उम्मीदवार करोड़पति हो। और करोड़पति हो और अपराध से डर ना लगता हो, कानून व्यवस्था उसके लिए कोई मायने ना रखती हो। और इन सब के बीच वही नुमाइंदगी करते हुए नजर आए, ये सोचते समझते हुए कि हर अपराध या हर लूट उसी जनता के खिलाफ और उसी जनता के संसाधनों पर जिससे वोट मांगे जाएंगे, और जो वोट देकर सोचेगा लोकतंत्र की जीत हुई। और शायद इसीलिए यह सवाल बार बार उठता है कि 1-2 का 4 क्या सत्ता के लिए होता है, नेताओं के लिए होता है, मंत्रियों के लिए होता है, चुनावी के दौर में शायद उम्मीदवारों के लिए भी हो जाता है। अब जो हम आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, दरअसल 1.5 घंटे पहले खबर आई कि जो हम रिपोर्ट दिखला रहे हैं आपको, वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन यह टेंडर किसी सत्ता की मानसिकता को भी दिखलाता है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर बात होगी। यह हवाई जहाज खरीदने का ऐसा टेंडर है जो जनता की बदहाली पर सत्ता की रईसी का दस्तावेज है। इसमें जिन सुविधाओं के साथ हवाई जहाज की मांग रखी गई है वो कुछ ऐसी है कि जयपुर से उड़ान भरे तो फिर यूरोप में ही जाकर जहाज उतरे। जी, ये राजस्थान सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन का टेंडर है। तारीख देख लीजिए, 28 नवंबर 2016।
यानी तकरीबन 2 महीने पहले का। और इस टेंडर के जरिए वसुंधरा सरकार कैसा हवाई जहाज खरीदना चाहती है उसे बताएं, उससे पहले जरा प्रधानमंत्री मोदी के इस एयरक्राफ्ट को ही देख लीजिए। मोदी ऐसे ही एग्जीक्यूटिव जेट से भारत में यात्रा करते हैं। ये एम्ब्रायर जेट है जिसका रखरखाव भारतीय वायुसेना करती है। लेकिन वसुंधरा सरकार को प्रधानमंत्री के जेट से ज्यादा ताकतवर जेट चाहिए, क्योंकि टेंडर में दर्ज है विमान 3200 नॉटिकल मील की दूरी एक बार में तय कर सके। प्रधानमंत्री का एम्ब्रायर विमान भी इतनी दूरी एक बार में तय नहीं करता। लेकिन वसुंधरा राजे हवा में इतनी ऊंचाई पर उड़ना चाहती हैं कि जितना कोई ना उड़ता हो, और इसीलिए टेंडर में लिख दिया गया है 2 इंजन वाला जेट 41,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने वाला होना चाहिए। वैसे इतनी ऊंचाई पर देश के किसी सीएम का विमान नहीं उड़ता, लेकिन राजस्थान की सीएम वसुंधरा के पास तो सिविल एविएशन मंत्रालय भी है, तो उनकी इच्छा सबसे बेहतरीन विमान में उड़ने की हो सकती है। और वो आंखें भी मूंद सकती हैं कि दरअसल राजस्थान की माली हालत है क्या। दरअसल राजस्थान कर्ज में डूबता जा रहा है। 2012 में कर्ज 1,07,000 करोड़ था, तो 2016 में कर्ज 2,54,000 करोड़ हो चुका है। यानी वसुंधरा के दौर में राज्य कर्ज तले दबता गया। लेकिन रईसी का आलम इसी टेंडर से समझा जा सकता है, क्योंकि मुख्य सचिव CS राजन की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी ने जेट खरीदने के प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी दे दी। और माना जा रहा है कि टेंडर के मुताबिक अगर ऐसा विमान आएगा तो उसकी कीमत 150 से 170 करोड़ तो होगी ही। इस पूरे प्रकरण में भ्रष्टाचार की बू आती है, फेवरेटिज्म है, किसी एक व्यक्ति या कंपनी को फेवर करने के लिए पूरा टेंडर बनाया गया है। और सरकार को ये टेंडर निरस्त करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेज बंद कर रहे हैं पैसे के अभाव में। तो हो जो भी, लेकिन जिस राज्य में जनता बुनियादी जरूरतों के लिए मोहताज हो, वहाँ सत्ता की उड़ान 150 करोड़ से ज्यादा के जेट खरीदने पर बेताब दिखे तो कह सकते हैं देश बदल रहा है। थोड़ी देर पहले राजस्थान सरकार की तरफ से बयान आया है कि जिन शर्तों के तहत हमने टेंडर मांगे थे, उन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई भी विमानन कंपनियां तैयार नहीं है, लिहाजा हम टेंडर को रद्द करते हैं। सवाल ये नहीं है कि राजस्थान सरकार ने टेंडर को रद्द कर दिए हैं, सवाल मानसिकता का है कि जिस राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सिंचाई के लिए भारी बजट में कटौती की जा रही हो, वहां इस तरह के लग्जरी विमान के लिए टेंडर जारी किया जा रहा है। वसुंधरा राजे अपने हर सभा में कहती हैं कि अशोक गहलोत ने विकास के लिए पैसा ही नहीं छोड़ा है, खजाना खाली कर दिया है। ऐसे में इस तरह के लग्जरी विमान के लिए पैसे कहां से आते? बड़ी त्रासदी है। जिक्र इसलिए क्योंकि 20,500 स्कूल पैसे न होने की वजह से राजस्थान में बंद किए गए। 85,000 टीचरों के पद जो थे वो खत्म कर दिए गए। 40,000 पद खाली हैं। यही हाल कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों के साथ है। 50,000 पद खाली है। पेयजल के लिए जो योजना बनाई गई 27,000 करोड़ की, उसमें 5,000 करोड़ ही खर्च हुए, बाकी पैसा नहीं है। इस स्थिति में ऐसा विमान। लेकिन इस देश की एक मुसीबत भी है। इस देश में रोजगार नहीं है, लेकिन लालच भी है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि एक चपरासी के पद के लिए अगर विज्ञापन निकल जाता है तो 2 लाख से ज्यादा उसमें ग्रेजुएट भी आवेदन भर देते हैं। इस हाल में कोई 7 लाख लोगों को बेवकूफ बना दे। देखिए वजह क्या है। जीरो ना गिनिए, यह रकम 3,700 करोड़ की है। और फिर जरा सोचना शुरू कीजिए, 3,700 करोड़ के दायरे में इस देश के 7 लाख लोगों को ठग लिया गया, वह भी पढ़े लिखे दिल्ली NCR के लोगों को। दिमाग खराब रहा जी, पूरी रात नींद नहीं आ पाई है। बड़ी टेंशन में है जी, कोई बेरोजगार वैसे हैं हम तो बड़ी परेशानी है जी। जो मेरे एंट्री लगाई थी उस पर कुछ पैसे आए हैं, जो मेरे भी पे कुछ लोगों ने लगाए हैं, उनसे कुछ भी पैसे वापसी नहीं आए हैं, इसलिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। वो मेरे पास आ रहे हैं बार बार। तो यह भी समझ लीजिए हुआ क्या, और फिर उसके बाद बताएंगे ये खेल होता क्या है और इस देश में लालच और रोजगार के बीच क्यों देश जा फंसा है। दरअसल अनुभव मित्तल ने अल्बेज इन्फो सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी बनाई और एक स्कीम चलाई, अर्न ₹5 पर क्लिक। अनुभव मित्तल पहले हर शख्स से 5,057 रुपए निवेश कराते, फिर कंपनी के लिंक पर क्लिक करने को कहते और हर दिन 5 रुपए लाइक के हिसाब से पैसे बैंक अकाउंट में जमा हो जाते। तो ऐसे में हर कोई लाइक करने लगा, ठगी का खेल बढ़ता गया। कुछ आगे बढ़ा तो कहा गया हर निवेशक को 2 और निवेशक लाने होंगे, इससे उन्हें और लाभ होगा। और लाइक बढ़ते गए, निवेशक बढ़ते गए, यानी लालच और रोजगार के बीच खेल चलता चला गया। और मित्तल ने आसानी से घर बैठे बिना कुछ किए धरे लोगों का पैसा कमाने का तरीका भी समझाया और लूट भी लिया।
यानी प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कैंपेन या डिजिटल भारत की तस्वीर जिस रूप में दिखाई जाती है, कुछ इसी अंदाज में यह मित्तल साहब भी लोगों को स्वप्न दिखलाते रहे। पहले आपको देना पड़ेगा, पहले आपको तालियां बजानी पड़ेगी। लेकिन यह भी सच है, 7 लाख लोग रोजगार के झांसे में आ गए। यानी जिस दौर में मोदी सरकार बीते 3 बरस में लोगों को रोजगार नहीं दे पाई, क्योंकि आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। 2014 में मैं 4,93,000, 2015 में 1,35,000, 2016 में 1,30,000 के करीब। उससे ज्यादा रोजगार तो इन साहब ने ही दे दिया। लगभग 3726 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट्स में शो हो रहा है। दरअसल लालच और रोजगार के बीच फंसे हुए देश के सामने तो बॉलीवुड के सितारे सब कुछ हो जाते हैं, और शायद इसे अनुभव मित्तल ने बाखूबी समझा भी। इसीलिए सिनेमाई हस्तियों को साथ बुलाया, केक काटा, मजे लिए, और उसके बाद ठगी का जब खुलासा हुआ तो पता चला कि लोग ऐसी चकाचौंध को देखकर समझते चले गए शायद ये शानदार शख्स है जो रोजगार पैदा कर रहा है, और शायद ये रोजगार शख्स अगर इसी रूप में राजनीति करता तो क्या होता। लेकिन 1-2 का 4 सियासत का नया शगुफा नहीं है बल्कि सच है। आइए मिलवाते हैं 2 लड़कों से। क्या दिन क्या रात, आगरा की सड़कों पर निकले तो उजियारे से अंधियारे तक सड़क पर रोड शो चलता रहा। देखकर हर किसी ने दोहराया जरूर होगा, अच्छे लड़के हैं। जी, उम्र पर मत जाइए, एक की उम्र 47 बरस तो दूसरा 44 का, और दोनों लड़के हैं। और इन दोनों ने हाथ मिलाया तो इस भरोसे के साथ हाथ धक्का देगा तो यूपी में समाजवादी साइकिल सीधे राजभवन पहुंचेगी अखिलेश की ताजपोशी के लिए। लेकिन इनका गठबंधन कितना कारगर होता है यह इस रोड शो से पता नहीं चलेगा, यह तो 11 मार्च को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी में खलबली जरूर मची है। राजा बन जाए, लेकिन दोनों की भाव भंगिमा ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाली ही दिखती है, और इनकी पारिवारिक और पार्टी की राजनीतिक मिथ को भी तोड़ देती है। क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी नदी के 2 किनारे हैं। याद कीजिए, अखिलेश के पिता मुलायम ने राहुल की मां सोनिया गांधी को 1999 में प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, तो मनमोहन राज में परमाणु डील पर मुलायम के अमर समर्थन के बावजूद कैबिनेट में समाजवादियों को जगह नहीं मिली। मुलायम तो आज भी कांग्रेस से रूठे रूठे रहते हैं, और 2012 के चुनाव तक दोनों लड़के एक दूसरे पर बरस भी रहे थे। बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा, अगर रोजगार नहीं दे पाऊंगा तो बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा। लिस्ट वही लिस्ट जेल से निकलती है, वही लिस्ट हर 22 साल चलती है। लिस्ट वायदों की लिस्ट, ये लो। क्योंकि उन्हें किसी ने बता दिया है कि गुस्सा करने से वोट मिलेगा, तो देखने में आता है कभी हाथ फोल्ड करते हैं, और देखने में आ रहा है कि पर्चा गुस्से में फाड़ दिया, और अगली स्टेज यही होगी कि हो सकता है मन से जंप लगा दें कि नाराजगी में।